चलिए, स्वागत है सभी का एक बार फिर से साथ पीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और जितने भी अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए, ठीक है, अक्टूबर के लिए, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि आपके एग्जाम डेट आ चुके हैं, तो आप लोगों ने पढ़ना भी स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ थ्योरी क्लास पढ़ने से कुछ नहीं होता, थ्योरी के साथ साथ आप लोगों को जैसे टाइप से क्वेश्चन आने हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। और बिल्कुल हमारे साथ पीएससी एकेडमी के द्वारा आपको ऐसे ही क्वेश्चन हर वीक मैराथन चलाने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को सभी जो आपके सब्जेक्ट है वो सिलेबस वाइज, ठीक है, आपके टॉपिक वाइज देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल जो भी तैयारी कर रहे हैं उन तक ये जो क्लासेस है वो क्लासेस का लिंक शेयर कर दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके जो क्लास है वो। और जिस प्रकार से जो व्यापम आपको अभी क्वेश्चन पूछते हैं, उसी के बेस पर हम भी क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं, कूट आधारित क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए एक बार सभी बता देंगे कि मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं, ठीक है। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। वीरेंद्र जी, प्रतिमा जी, जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ बिल्कुल, कूट वाले क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। और जो भी मैं क्लासेस अभी तक टॉपिक वाइज करा रही हूँ भी कूट वाले क्वेश्चन, और अभी तक जिन्होंने नहीं देखा होगा तो बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल पर डल चुका है सीडीपी की जो एमसीक्यू की क्लासेस है, टॉपिक वाइज आपको देखने को मिलेगा। और सबसे पहले हम मनोविज्ञान से स्टार्ट किए थे, तो अभी तक आप लोगों ने अगर नहीं देखा होगा तो बिल्कुल जा करके देखिएगा, आपको एकदम नए क्वेश्चन, एक से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वो भी कूट वाले, ठीक है। उसके बाद मैंने बाल विकास की अवस्था स्टार्ट किया था, तो बाल विकास में हमने शैशवावस्था कर लिया है, बाल्यावस्था भी हमसे क्वेश्चन हो गया, गर्भावस्था भी हो गया। अब हम करने वाले हैं किशोरावस्था। और किशोरावस्था के बारे में मैंने कल आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है। जिन्होंने भी कल क्लास देखे हैं बधाई हो उनको, जिन्होंने नहीं देखा है बिल्कुल आप यूट्यूब में जाकर के देख लीजिएगा सर्च करने के बाद। और हम आज का जो क्वेश्चन बचा हुआ था उसको करने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार पुनः मैं रिपीट करवा देती हूँ आप लोगों को किशोरावस्था के बारे में। तो किशोरावस्था का एज जब हम देखते हैं, ठीक है, तो कितने से कितने लिया जाता है, 12 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष के बीच की अवस्था होती है, जिसको स्टेनले हॉल ने, ठीक है, जो कौन है, स्टेनले हॉल है भाई, इन्होंने किशोरावस्था को, इसको सबसे पहले तो याद रखना है आपको कि इनको क्या बोला जाता है, किशोर मनोवैज्ञानिक बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे ज्यादा किशोरों पर क्या किए थे, रिसर्च किए थे और उनके बारे में जाने थे कि जब ये बच्चे जो है वो किशोरावस्था में आता है, 12 वर्ष के बाद ये आते हैं, तो इनमें कैसे कैसे परिवर्तन होते। तो सबसे ज्यादा इन पर जो रिसर्च है वो किन्होंने किए थे, स्टेनले हॉल ने, नहीं, कारण स्टेनले हॉल को क्या बोला जाता है, किशोर मनोवैज्ञानिक बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं किशोरावस्था के बारे में कि किशोरावस्था क्या होती है, तो ये संघर्ष, तूफान, तनाव, दबाव की क्या होती है, अवस्था होती है, ऐसा कौन बोलते हैं, तो स्टेनले हॉल। ये जो परिभाषा है ना, ये परिभाषा भी बोलते हैं, बनता है, कथन भी बनता है, बार बार पूछे गए हैं, तो बिल्कुल इसको आप लोगों को याद रखना है। तो बिल्कुल यहाँ से एक सही तौर पर हम क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। एक तो ये अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है भाई। मूर्त चिंतन हम किस में देखते हैं, बाल्यावस्था में देखते हैं, जो आपको 7 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक को देखने को मिल जाएगा। वही अगर हम देखते हैं किसके बारे में, किशोरावस्था के बारे में, तो 12 वर्ष में जैसे ही एक बच्चा पहुंचता है वैसे ही अमूर्त चिंतन करना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। जीन पियाजे का आप लोग देखते हो ना, अमूर्त चिंतन वाली जो स्टेज होती है, अमूर्त अवस्था जिसको बोलते हैं, या औपचारिक फॉर्मल जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं समूह भक्ति की अवस्था। बिल्कुल ये गैंग में रहते हैं, समूह में रहते हैं, और अपने समूह के सक्रिय ये क्या बनते हैं, सदस्य बनते हैं। अपने समूह के लिए, अपने दोस्तों के लिए, मर मिटने के लिए भी क्या हो जाते हैं भाई, तैयार हो जाते हैं। वही हम देखते हैं विरोध की अवस्था। तो बिल्कुल इनको एक अगर थोड़ा सा भी चोट लग गया, या इनके अकॉर्डिंग या इनके अनुरूप अगर कोई काम नहीं होता है, तो बिल्कुल उस चीज में वो विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि किशोर है ना, थोड़ा बहुत अपने आप को ये क्या मैच्योर मानने लग जाता है। इनको भी समझ में आ जाता है कि इनके लिए क्या गलत है और क्या सही है, ठीक है। उसके बाद ये उलझन की अवस्था, तो बहुत ज्यादा ही अपने लाइफ में उलझे हुए रहते हैं, है ना, कि मुझे पढ़ाई करना है, काम भी करना है, ये करना है, वो करना है, मोबाइल भी देखना है, बहुत सारी चीजें। अगर वो 10th क्लास में है तो मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, मैथ्स लेना है, मुझे इंजीनियर बनना है कि टीचर बनना है कि मुझे पायलट बनना है, क्या बनना है, बहुत सारी चीज इसमें उलझती रहती है। सबसे कठिन काल, ठीक है, किलपैट्रिक ने, इसको भी आपको याद रखना है, कल ही मैंने बताया था कि किलपैट्रिक ने इसको सबसे कठिन काल कहा है। किशोरावस्था सबसे कठिन काल होती है। किनका कथन है भाई, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये किलपैट्रिक का क्या है, कथन है। संघर्ष और तूफान की अवस्था इसको बोला जाता है, ठीक है।
किन्होंने कहा था? तो इस टेलर हॉल को आप लोगों को याद रखना है। टीन एज कहा जाता है क्योंकि आप लोग को देखने को मिलता है 13 से लेकर के 19 तक के, तो ये टीन एज हो जाएंगे। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था है। संवेगात्मक हमेशा इस यहाँ पे क्या हो जाती है? स्थिर, मतलब स्थिरता का अभाव पाया जाएगा। स्थिर नहीं होती, मतलब ये क्या होते हैं? अस्थिर होते हैं। ठीक है। फिर स्वर्णकाल इसको बोला जाता है अपराध प्रवृत्ति का, क्योंकि यहीं पे ये अपराध को क्या देते हैं? जन्म देते हैं। अपराध प्रवृत्ति का क्या बोला जाता है? इसको नाजुक समय बोला जाता है। ठीक है, तो इतना यहाँ से याद रहेगा और इसी में से क्वेश्चन भी हमने बनाए थे। उसके बाद हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। चलिए, तो ये वाले क्वेश्चन में हम पहुंचे थे 15 नंबर के क्वेश्चन में। तो चलिए, क्वेश्चन पढ़ना है सभी को और आंसर करना है, और ज्यादा से ज्यादा सभी एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा भाई। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। बहुत ही हम कूट वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, कैसे टाइप से व्यापम आपको क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक, गोल्डन एज, टीन एज, वेरी गुड ऋषि जी। ठीक है, तो चलिए पढ़िए इसको और आंसर करिए सभी। ठीक, तो के है कि प्रारंभिक किशोरावस्था। प्रारंभिक किशोरावस्था में बालिकाएं शारीरिक रूप से बालकों से आगे दिखाई देती है। एल क्या बोल रहे हैं? उत्तर किशोरावस्था में बालक लंबाई व वजन दोनों में स्पष्ट बढ़त बना लेते हैं। ठीक, एम क्या है? 13 वर्ष की आयु वह बिंदु है जहां बालक पुनः लंबाई में बालिकाओं से आगे निकल जाते हैं। कि एन के द्वारा क्या बोला गया है कि बालिकाओं में 16 वर्ष के बाद लंबाई लगभग स्थिर हो जाती है। अब मैम ये क्या क्वेश्चन है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों ने देखा अभी सीजी टेट जिन्होंने भी दिलाया होगा कि हमारे मस्तिष्क, एक बालक के मस्तिष्क का और उनके शरीर का जो अनुपात है वो कितना कितना होता है। तो जब अनुपात को वो पूछ सकते हैं तो क्या इसको नहीं पूछेंगे जी? तो हम अवस्था क्यों पढ़ते हैं? अवस्था को इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि कौन कौन सी अवस्था में बालक जो है वो कैसे कैसे बालकों में परिवर्तन होता है, बालक और बालिकाओं में। ठीक, तो यहाँ से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा और वन लाइनर भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, ये क्वेश्चन देखने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा और एक बार बता देती हूँ किशोरावस्था के बारे में। जिस प्रकार मैंने शैशवावस्था और बाल्यावस्था में बताया था, वैसे ही हम किशोरावस्था की लंबाई देखते हैं कि किशोरावस्था में आपको याद नहीं करना है इसको, मैं जो बताऊंगी उसको बस आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए, जब हम सबसे पहले जन्म के समय देखे थे तो जन्म के समय लंबाई कितना था? 51 सेंटीमीटर। ठीक, गर्ल्स की लंबाई कितनी थी? आप लोगों ने देखा था कि जो गर्ल्स है लंबाई हमने देखा था किसके समय? जन्म के समय। तो यहाँ पे जो लंबाई है वो गर्ल्स का कितना था जन्म के समय? जन्म के समय पढ़ा चुकी हूं ना, इसको आप लोग जाके एक बार देख लीजिएगा। तो आपको याद रखना है कि जन्म के समय एक जो लड़की होती है इसकी लंबाई कितनी होती, तो आपको याद रखना है कितना जो सेंटीमीटर है उतना होना चाहिए। तो 51 सेंटीमीटर होगा भाई। ठीक, बॉयज का इससे थोड़ा सा 1-2 सेंटीमीटर, मतलब पॉइंट में थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, मतलब 51.3 सेंटीमीटर आपको याद रखना था। और यहाँ से लेकर के जन्म से लेकर के 9 वर्ष तक पूरे जो बालकों का ही हाइट है वो कैसा रहेगा? लंबाई जो है वो ज्यादा रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हो जब वो बाल्यावस्था में आते हैं 10 वर्ष के बाद अचानक से गर्ल्स की जो हाइट है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 12 वर्ष तक आप लोग देखोगे कि किनका ज्यादा है, तो देखो बालिकाओं का हाइट ज्यादा है। मैंने कहा ना कि 9 वर्ष तक बालकों का जो हाइट है वो कैसा रहेगा? ज्यादा रहेगा। 10 वर्ष के बाद इनमें परिवर्तन होता है क्योंकि 10 वर्ष में बालिकाओं में उनकी शारीरिक क्या होती है? परिवर्तन ज्यादा होने लग जाता है, ये आप लोगों को भी पता है। तो वहां पे क्या होता है? अचानक से लड़कियों की जो लंबाई है वो लड़कों से ज्यादा बढ़ने लग जाती है। ठीक है, तो देखो इनका कितना है? 139.2 सेंटीमीटर है, वैसे ही इनका 138.3 सेंटीमीटर है बॉयज का। इनका कितना है? यहाँ पे 13 वर्ष के आते जाते सर 143.9, इनका 144.6। अब देखो फिर अचानक से 15 वर्ष तक तो क्या रहेगा? ये सेम रहेंगे। ठीक है, उसके बाद 16 वर्ष के आते आते तक लड़कियों का जो क्या है ऊंचाई है वो कितना हो जाता है? लगभग 151। मतलब यहाँ पे बोला जाता है कि बालिकाएं जो है वो अपनी लंबाई को लगभग पा जाती है। ठीक है, 151 सेंटीमीटर होना चाहिए ना जो गर्ल्स की हाइट है वो, है ना। तो आप लोगों ने देखा भी होगा जैसे पुलिस आरक्षक में कोई जाता है तो 151 सेंटीमीटर ऐसे लड़कियों का जो हाइट है वो मांगा जाता है ना। तो यहाँ पे इनकी जो लंबाई है वो बढ़ना क्या हो जाता है? थोड़ा स्थिर हो जाती है। ये बात एकदम सही, हालांकि थोड़ा थोड़ा ऐसे पॉइंट में बढ़ते रहता है 18 साल तक, लेकिन यहाँ पे स्थिर ही माना जाता है। मतलब लगभग जो बालिकाओं की हाइट है वो 16 वर्ष तक है ना, जैसे उनमें मानसिक धर्म आना स्टार्ट होता है ना, वैसे ही उनका जो हाइट है वो
कम बढ़ना 1-2 साल तक बस बढ़ेगा, उसके बाद वो कम हो जाता है, ठीक है। 17 वर्ष के आते आते तक 100 मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। फिर देखो यहाँ पे इनका 159.5 और लड़कों का जो एवरेज है वो 18 वर्ष तक पूरा 161.8 सेंटीमीटर तक इनकी हाइट जो है वो क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो ये रहा आपका। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं हम क्वेश्चन क्या बोला गया है। इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताऊंगी, उसको वहां पे याद रखना है आपको। इसमें एक और है, ठीक, वजन संबंधी है, तो वजन को भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, जिस प्रकार हमने शैशवावस्था और बाल्यावस्था में देखा था। तो देखिए वजन, इसमें देखो बालकों का जो वजन है, ठीक है, तो सबसे पहले बालकों का ही वजन ज्यादा रहेगा जन्म के समय भी। इनका जो वजन है, ठीक है, वजन जन्म के समय एक बालकों का वजन कितना होगा, तो 3.5 किलोग्राम हमने देखा था, ठीक है, 3.5 किलोग्राम देखा था। और जो बालिकाएं है ये किनका हो गया, बॉयज का हो गया। और जो गर्ल्स है उनका वजन कितना होगा, तो आपको याद रखना है 3 किलोग्राम, तो बॉयज का ही ज्यादा है। 9 वर्ष के आते आते तक फिर से इनमें परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि 9 वर्ष के बाद बाल्यावस्था हो जाता है, तो लड़कियों का शारीरिक परिवर्तन सबसे ज्यादा होता है। तो फिर से यहाँ पे इनकी जो वजन है उनमें क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, लड़कियों का वजन बढ़ने लग जाएगा लड़कों की अपेक्षा, ठीक है। फिर वैसे आते आते तक 13 वर्ष तक आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 33.3 जो है वो किनकी है, बालिकाओं की है, ठीक है, मतलब यहाँ पे इनका ज्यादा ही रहेगा। उसके बाद 15 वर्ष तक आपको याद रखना है, 9 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक से लड़कियों का ही जो क्या है वजन है वो ज्यादा रहता है। अचानक से 16 वर्ष के बाद इनके वजन में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है, और 16 वर्ष के बाद बालकों का जो वजन है वो ज्यादा हो जाएगा, किनकी अपेक्षा, बालिकाओं की अपेक्षा, ठीक है। तो इसको क्या रखना है, आप लोगों को याद रखना है कि कहाँ कहाँ पे वजन उनका क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो देखिए 2 चीज मैं बता रही हूँ, फिर बिल्कुल क्वेश्चन करेंगे, इसको आप लोगों को याद रखना है, की पॉइंट है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। चलिए नया पेज ले लेते हैं। तो देखिए जब हम देखते हैं ऊंचाई, ऊंचाई हम जब देखते हैं ऊंचाई, ठीक है, इसको देखते जाइएगा, आप लोग नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को भेज दूंगी पीडीएफ के रूप में। तो देखिए जब हम ऊंचाई देखते हैं तो आप लोगों को याद रखना है जन्म के समय, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये बॉयज की ऊंचाई है और इसकी ऊंचाई है गर्ल्स की ऊंचाई। जन्म के समय जो बॉयज रहेगा, ठीक, उनकी ऊंचाई कितनी होगी भाई, तो आपको याद रखना है यहाँ पे जन्म के समय बॉयज का हाइट कितना रहेगा, तो इनका रहेगा 51.5 सेंटीमीटर और गर्ल्स का कितना रहेगा, 51 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक, बॉयज का ज्यादा रहेगा। उसके बाद जन्म से लेकर के 9 वर्ष तक किनका ज्यादा रहेगा, तो आपको याद रखना है बालकों की ही लंबाई ही ज्यादा रहेगी। तो बालकों की एवरेज लंबाई कितनी होगी 9 वर्ष तक, तो आपको याद रखना है इनका 123 हो जाएगा, 123 सेंटीमीटर, और इनका एवरेज जो है वो 122 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगा जी, ठीक। उसके बाद जब हम देखते हैं 9 वर्ष तक क्या रहेगा, लड़कों का ही ज्यादा रहेगा। उसके बाद अचानक से 10 वर्ष में लड़कियों की जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने 122 देखा था, मतलब इनका कम था और इनका कैसा था, ज्यादा था। तो 10 वर्ष में इनका कितना हो जाएगा, 128.7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इनका कितना हो जाएगा, 128.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इनका कम हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कब, 10 वर्ष के आते आते तक। 10 वर्ष से लेकर के आपको याद रखना है 13 वर्ष तक इनका जो बालिकाएं हैं उनका ही हाइट कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा, ठीक। 13 वर्ष में जो बालक है उनकी हाइट आपको देखने को मिलेगा 144 सेंटीमीटर, और वही आपको गर्ल्स की हाइट कितने देखने को मिलेगा, तो 143 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगा। फिर 13 वर्ष से लेकर के मतलब 13 वर्ष में क्या हो जाएगा, 13 वर्ष तक लड़कियों की ही हाइट कैसे रहेगी, कम रहेगी, मतलब 12 वर्ष तक रहेगा ना, यहाँ पे 12 वर्ष तक इनका कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। फिर 13 वर्ष में फिर से इनकी हाइट जो है वो कैसे हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, 13 वर्ष में आपको याद रखना है। उसके बाद 16 वर्ष में इनकी हाइट जो है वो स्थिर हो जाती है, और बिल्कुल आपको 151 सेंटीमीटर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे इनकी जो हाइट है आपको कितना देखने को मिल जाएगा, 159 सेंटीमीटर आपको देखने को मिल जाएगा 18 वर्ष में, और इनका ज्यादा हो जाता है 161, और इनकी जो एवरेज है वो 151.5 6-7 जो भी है ये लिया जाता है, ठीक है। तो ये किसके संबंध में है, हाइट के संबंध में। तो आपको याद रखना है जन्म के समय ज्यादा किनका रहेगा, गर्ल्स की कम रहेगी, बॉयज की ज्यादा रहेगी। 10 वर्ष तक बॉयज का ही ज्यादा रहेगा, ठीक है। उसके बाद 13 वर्ष तक फिर से परिवर्तन होगा, और 13 वर्ष के बाद बालकों का कैसे ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा, हाइट जो है वो लड़कियों की अपेक्षा, ठीक है। फिर हमेशा बॉयज का ही कैसे रहेगा, बढ़ते रहेगा। फिर हम देखते हैं भार के संबंध में,
ठीक, इनका भार कैसे कैसे रहेगा इसको भी देख लीजिए, फिर हम बिल्कुल क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम करते हैं बॉयज का और यहाँ पे हम करते हैं गर्ल्स का। ठीक, समझ तो पा रहे हो ना सभी? हाँ चलिए, गुड आफ्टरनून सभी को। सभी एक बार सेशन को शेयर भी कर देंगे भाई, आप लोगों के लिए ही है। ठीक है, चलिए तो बॉयज का जब हम देखते हैं तो बॉयज का कितना भार रहता है जन्म के समय। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी कि बॉयज और गर्ल्स का जो वजन है वो जन्म के समय कितना कितना होता है। जल्दी बताएंगे सभी, बॉयज का कितना होता है और गर्ल्स का कितना होता है, जल्दी बताएंगे। हाँ चलिए जल्दी बताएंगे, जल्दी से। वर्षा जी, ईसा जी, हेमलता जी जल्दी बताएंगे, मैंने आप लोगों को बताया है ना। हाँ बिल्कुल, तो देखिए भार है तो भार कितना रहेगा, तो गर्ल्स का मैंने 3 किलोग्राम बताया होगा आप लोगों का, और बॉयज का कितना हो जाएगा 3.5 किलोग्राम या 3.3 किलोग्राम भी इसको लिया जाता है, 5 भी होता है, एवरेज है ये। ठीक है, औसतन है ये, या 2 भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि बॉयज का जो वजन है वो 9 वर्ष तक, ठीक है, 9 वर्ष तक बॉयज का ही वजन कैसा रहेगा, गर्ल्स से ज्यादा रहेगा। उसके बाद अचानक से 10 वर्षों में गर्ल्स का वजन जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि शारीरिक परिवर्तन होता है, मैंने बताया ना आप लोगों को। तो 9 वर्ष में आप लोगों को जो इनका वजन है 21.5 kg देखने को मिलेगा, वही जो गर्ल्स है इनका वजन आप लोगों को कितना देखने को मिलेगा, 21.3 किलोग्राम आप लोगों को देखने को मिलेगा जी। ठीक है, इनका कैसा है 9 वर्ष में कम है। अब देखो 10 वर्ष में ये कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 10 वर्ष में जो लड़कियों का जो वजन है वो कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो देखो लड़कियों का वजन 10 वर्ष में कितना हो जाएगा, 23.6 किलोग्राम। ठीक, वही बॉयज का कितना हो जाएगा, तो आपको याद रखना है बॉयज का जो वजन है वो 23 कितना हो जाएगा। हाँ, 10 वर्ष में किनका जो वजन है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, बॉयज का। ठीक है, तो यहाँ पे इनका कितना हो जाएगा 23.5 किलोग्राम इनका हो जाएगा जी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं फिर से 10 वर्ष तक किनका ज्यादा हो जाएगा, फिर 21.5 किनका था 9 वर्ष में, बॉयज का था, और इनका 23.3 था। फिर 10 वर्ष में अच्छा इनका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा ना। ठीक ठीक, इनका कितना हो जाएगा 24 किलोग्राम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे बॉयज का फिर से वजन जो है, गर्ल्स का वजन बढ़ेगा ना जी। हाँ, यहाँ पे गर्ल्स का बढ़ेगा। हाँ ठीक ठीक, बॉयज का कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, हाँ ठीक तो था। ठीक, तो यहाँ पे फिर से बॉयज का क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, वजन जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा 10 वर्ष के बाद। उसके बाद आप देखते हो 10 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक तो ठीक रहेगा, गर्ल्स का ही वजन जो है वो ज्यादा रहेगा। आप लोग देखोगे कि 15 वर्ष में एवरेज 39.8 जो है वो, मतलब 39.8 किलोग्राम इनका वजन रहता है, और 38 किलोग्राम जो है वो इनका वजन रहता है। लेकिन 16 वर्ष के बाद, ठीक है, 16 वर्ष में अचानक से क्या होती है, इन पे फिर से परिवर्तन होगा, और 16 वर्ष में किशोरावस्था में आपको देखने को मिलेगा कि जो गर्ल्स है उनका जो वजन है वो कितना हो जाता है 41.1 किलोग्राम हो जाएगा, और वही बॉयज का कितना हो जाता है तो 43 कितना किलोग्राम, 3 किलोग्राम 5 किलोग्राम ऐसे एवरेज इसको लिया जाता है। और 18 वर्ष के आते आते तक यहाँ पे इनका जो वजन है वो 43 किलोग्राम और इनका कितना हो जाता है 47 किलोग्राम हो जाता है। तो इसको आप लोगों को याद रखना, पॉइंट को आप लोगों को किसी को याद नहीं रखना, बस मैंने जो की पॉइंट बताया कि 9 वर्ष तक तो बालकों का क्या रहेगा, भार जो है वो ज्यादा रहेगा, लेकिन अचानक से 10 वर्ष में लड़कियों का जो वजन है वो ज्यादा हो जाएगा, और लड़कों का की अपेक्षा इनकी वजन बढ़ना ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर 10 से 15 वर्ष तक तो ठीक लड़कियों का ही वजन लड़कों से ज्यादा रहेगा, लेकिन 16 वर्ष के बाद अचानक से फिर से लड़कों का जो वजन है वो लड़कियों से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहां से इतने की पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है। अब हम चलते हैं किसके तरफ, क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारा, कहाँ है 15 नंबर क्वेश्चन, ये चलिए अब इसको बनाइए भाई। अभी आप लोगों ने देखा ना, तो प्रारंभिक किशोरावस्था में बालिकाएं शारीरिक रूप से बालकों से आगे दिखाई देती। प्रारंभिक किशोरावस्था की बात की गई है, मतलब 12 से 13 वर्ष की बात की गई है, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी जस्ट हमने देखा ना कि यहाँ पे 9 वर्ष तक तो कौन थे, बालकों की जो हाइट है उनका वजन है वो जो बालिकाएं हैं उससे ज्यादा था, लेकिन अचानक से जैसे ही किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था आता है, प्रारंभिक किशोरावस्था आता है, वैसे ही लड़कियों का जो वजन है और हाइट है वो बढ़ने लग जाता है बालकों की अपेक्षा।
उत्तर किशोरावस्था में बालक लंबाई व वजन दोनों में स्पष्ट बढ़त बना लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि उत्तर किशोरावस्था हम कितने को लेते हैं, तो 16 से 18 वर्ष को हम उत्तर किशोरावस्था लेते हैं। तो बालकों का हाइट और वजन हालांकि 18 वर्ष तक हो जाता है, लेकिन उसके बाद उनकी वजन जो है वो बढ़ते रहती है ना, 19 वर्ष में 20 वर्ष में भी उनकी वजन बढ़ते रहती है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि उत्तर किशोरावस्था तक बालक जो है लंबाई तो उनकी आ ही जाएगी, 18 वर्ष तक एवरेज है, इसकी लंबाई जो है वो स्थिर हो जाती है। ठीक है, बालकों की 18 वर्ष तक जो लंबाई है वो स्थिर हो जाती है। लड़कियों की जो लंबाई है वो 16 वर्ष तक स्थिर हो जाएगी, और लड़कों की जो हाइट है वो 18 वर्ष तक क्या हो जाती है, बढ़ना उनका पूरा अपने जो उच्च लेवल का हाइट रहता है उसमें वो क्या होता है, आ जाता है। तो यहाँ पे स्पष्ट बढ़त बना लेता है, मतलब उसके बाद वो स्थिर हो जाता है बोला जा रहा है, तो नहीं भाई, उसके बाद और उनकी हाइट बढ़ते रहती है ना थोड़ा थोड़ा। 13 वर्ष की आयु वह बिंदु है जहां बालक पुनः लंबाई में बालिकाओं से आगे निकल जाता है। जस्ट मैंने अभी बताया था ना कि 13 वर्ष वह बिंदु होती है। 10 से 12 वर्ष तक लड़कियों की हाइट कैसे रहती है, लड़कों से ज्यादा होती है, 2-3 साल तक बढ़ती है, फिर 13 वर्ष में अचानक से बालकों की जो हाइट है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और बालिकाओं में 16 वर्ष के बाद लंबाई लगभग स्थिर हो जाती है। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जिसमें भी एल है उसको आप लोग काट देंगे, और जिसमें एल नहीं है वही इसका सही आंसर होगा। समझ पाए क्वेश्चन को सभी का आंसर बी कैसे आ रहा है जी? मंजू जी का आंसर, वेरी गुड मंजू जी। हेमलता जी एकदम सही आंसर है, ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर किए हो आप लोगों ने। तो जिनका भी आंसर डी आया होगा एकदम अभी वो फुल तैयारी में है, मैं बोल सकती हूँ ऐसा, क्योंकि देखिए ये जो बाल विकास की अवस्था है यहाँ से कम सबसे ज्यादा वेटेज यही से रखता है, ठीक है, आपके जो सीडीपी है उसमें, और कम से कम यहाँ से 3 से 4 नंबर के, जिस प्रकार सीडीपी आप लोग जिन पे आज 3 से 4 नंबर आपको ले लेते हैं, वैसे ही यहाँ से 3 से, अब देखो 20 नंबर का हो गया तो कम से कम 2 नंबर के क्वेश्चन तो यहाँ आप लोगों को 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। तो एक एक चीज को आप लोगों को छोड़ना नहीं है, पढ़ना ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज यहीं पे है मैथ्स, और ये 20-20 नंबर हमको दिलाने वाले हैं, तो कहीं से इसको छोड़ना नहीं है भाई, ठीक है। तो जिन्होंने भी डी आंसर लगाया बिल्कुल मैं बोल सकती हूँ कि उनकी तैयारी अभी कैसी है, लाजवाब है। और बिल्कुल अगर मेरे साथ ऐसे ही आप लोग एमसीक्यू लगाते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो मैं आपकी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर दूंगी, सीडीपी का आप लोग चैंपियन बन जाओगे, ठीक है, ये पूरे 6 महीने में। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किशोरावस्था में मांसपेशीय विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है बोला गया है जी? चलिए, तो सही है वाले क्वेश्चन को आप लोगों को बताना है। तो किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी परिवर्तन होते हैं ना, तो शारीरिक परिवर्तन हो रहा है तो मांसपेशी में भी परिवर्तन होगा। तो चलिए मांसपेशी संबंधी भी देखते हैं, और पिछले जो 15 क्वेश्चन मैंने करवा चुके हैं, 14 क्वेश्चन, उसको भी आप लोग जाकर के देखिएगा, मैंने यूट्यूब में डलवा दिए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एल को एक बार बताना है, चलिए ठीक है, बिल्कुल बता देती हूँ। एल क्या बोल रहे हैं कि उत्तर किशोरावस्था में बालक लंबाई व वजन दोनों में स्पष्ट बढ़त बना लेता है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने क्या कहा, हालांकि आप लोग देखोगे कि उत्तर बाल्यावस्था के आते आते तक एक बालक की जो लंबाई है वो तो पूरा एवरेज हो ही जाती है, ठीक है, 151 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर बोलती हूँ, 151 सेंटीमीटर मैंने बताया था ना इनकी जो हाइट है, लेकिन हाइट तो ठीक है यहाँ पे स्थिर हो जाती, लेकिन इनका जो वजन है ये क्या होते रहता है, स्थिर नहीं होता, वो बढ़ते रहता है। हालांकि एवरेज जो है वो कितना होता है 47.3, और इनका कितना होता है 43.1, लेकिन यहाँ पे स्थिर हम उनको नहीं बोल सकते, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप लोगों को उत्तर बाल्यावस्था में, क्योंकि उत्तर बाल्यावस्था आप लोगों को कहां से कहां देखने को मिलता है, 16 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक, ठीक है। तो देखो 16 वर्ष से लेकर के तो देखो ना जी 41.1, यहाँ 43 हो गया, 43 से 45 हो गया, 45 से 47, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो उत्तर की 16 हम 16 वर्ष से ले रहे हैं ना, तो इसी कारण हम नहीं बोल सकते कि यहाँ पे उत्तर की 16 अवस्था तक उन्होंने अपने हाइट और वजन को क्या कर लिया है, बढ़ोतरी हो चुकी होती है करके, बढ़ोतरी हो चुकी होती है ऐसा बोल रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पे पूरा 16, 17, 18 इसमें पूरा क्या होते रहता है, वो बढ़ते रहता है, इनकी हाइट 20 साल तक भी बढ़ती है ऐसा बोला जाता है, ठीक है। इसी कारण वो जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ पाए क्वेश्चन को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े फिर, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को समझ करके क्या देना है, आंसर लगाना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो किशोरावस्था में मांसपेशी विकास के संदर्भ में निम्न में से कथन, कौन से कथन सही है, लगाना है। 12 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का भार कुल भार का लगभग 33% होता है, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही हो जाना है, ठीक।
कैसे सही हो जाना है, क्योंकि आप लोग देखते हो कि किशोरावस्था प्रारंभ होता है तो हमारी मांसपेशियां बहुत क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो ये बोला जाता है कि जो हमारे प्रारंभिक किशोरावस्था है वहां तक की हमारी मांसपेशियों का जो विकास है लगभग 33% क्या हो जाता है, और 16 वर्ष के आते आते तक ये लगभग 44% इनका क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। इस अवस्था में मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है, बिल्कुल अभी कहा ना, इसमें 33% था, इसमें 44% था। फिर कहीं ना कहीं आपके 18 वर्ष के आते आते तक लगभग आपके 100% जो है वो मांसपेशियों का क्या हो जाता है, विकास होते रहता है, ठीक है। मतलब 80 से ऐसे 90 दिया जाता है, यहाँ पे 80 से 90 तक का आपके लगभग परसेंटेज मांसपेशियों का विकास हो जाता है। फिर 20, 21, 25 तक के पूरे टोटल आपके 100% मांसपेशियों का क्या हो जाता है, विकास यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे चौथा क्या दिया है, फिर इस 16 वर्ष के बाद मांसपेशियों का प्रतिशत घटने लगता है, नहीं बल्कि आपका जो मांसपेशी है वो और एकदम एक्टिव हो जाता है और उनका जो परसेंटेज है वो और क्या होते जाता है, बढ़ते रहता है, ठीक है। चलिए, हाँ, गुड आफ्टरनून सभी को। तो समझ में आया इतना? तो इसका आंसर क्या ले रहे हो आप लोग? चलिए, तो जिसमें भी क्या है 4 है उसको हटा करके आप लोगों को जो भी आंसर रहेंगे वही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो लगभग सभी का आंसर बी आ रहा है, वेरी गुड, एकदम सही हो जाएगा। किशोरावस्था में लैंगिक शारीरिक परिवर्तन को आप लोगों को देखना है। चलिए, बालकों के सीने और कंधे चौड़े हो जाते हैं, ठीक है। बालिकाओं के वक्ष, स्तर और कूल्हे चौड़े हो जाते हैं। बालकों में स्वप्न दोष आरंभ हो जाता है और बालिकाओं में मानसिक धर्म आरंभ हो जाते हैं। चलिए, बताना है ये किशोरावस्था से संबंधित हमारी शारीरिक परिवर्तन है जो आपको देखने को मिलता है। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन सा सही हो सकता है। चलिए बताइए, क्या आंसर लगाएंगे? हाँ, बिल्कुल, लगभग सभी का आंसर एकदम सही है। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे भाई सभी। 17 का ऑप्शन ऑल हो जाएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि किशोरावस्था है, शारीरिक के साथ साथ मानसिक परिवर्तन भी होता है। और आप लोगों को देखने को मिलता है कि 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था होती है जिसमें जो भी होना होता है हमारे साथ, जो हम एक परिपक्व क्या बन जाते हैं, मेच्योर जब हम इंसान बन जाते हैं, है ना। मतलब बोला जाता है कि जैसे हम अपने समान एक जीव को हम जन्म देने लायक बन जाते हैं, यही हमारी किशोरावस्था होती है। तो बिल्कुल सीने और कंधे लड़कों की चौड़ी हो जाती है, बालिकाओं के वक्ष स्थल, ठीक है, चौड़े हो जाते हैं। बालकों में स्वप्न दोष क्या हो जाता है, अब देख लीजिएगा आप लोग किशोरावस्था में स्वप्न दोष आया था कि नहीं आया था, ठीक। और बालिकाओं में मासिक धर्म आना 12 से 13 वर्ष में स्टार्ट हो जाता है, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सभी के सभी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कथन है किशोरावस्था में स्मृति का उल्लेखनीय विकास होता है। कारण बोला गया है कि इस अवस्था में किशोर अनेक घटना, तथ्यों एवं अनुभवों को लंबे समय तक स्मरण करने में सक्षम होते हैं। चलिए, आंसर करेंगे इसका, सही आंसर क्या लगा रहे हो सभी? चलिए, अभी तक जिन्होंने भी लाइक नहीं किया होगा, ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए इतने मेहनत कर रहे हैं, तो बिल्कुल मैं बोलती हूँ ना कि मैं नैतिक विकास के जो सिद्धांत है उस पर ही काम करती हूँ कि अगर आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो बिल्कुल आपसे भी मुझे क्या चाहिए, जो कोहल वर्ग के आपके द्वितीय चरण आपको देखने को मिलता है, ठीक है, प्रथम चरण का प्रथम स्तर का द्वितीय चरण उसमें हूँ, अदला बदली वाली। तो बिल्कुल आप लोगों से मैं लाइक चाहती हूँ, अगर अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन देख के आप लोगों को तो बिल्कुल आप लोग लाइक कर सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, हाथ वाथ पकड़ा के लाइक कराया जाए, बिल्कुल भी नहीं, वो आप लोगों की स्वेच्छा है कि आप लोगों को लगता है कि मैम हमारे लिए मेहनत कर रही है, तो बिल्कुल आप लोग लाइक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, ए आ रहा है सभी का। तो देखिए, किशोरावस्था में स्मृति, तो हमने देखा था कि शैशवावस्था तक जो है मस्तिष्क का विकास कितना हो जाता है, तो आप लोग ने देखा था कि शैशवावस्था में लगभग हम 95% मस्तिष्क का विकास हो जाता है। बाल्यावस्था के आते आते तक ये कितना होगा, ये शैशवावस्था में होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे लिया जाता है 80 से 90% लिया जाता है, ठीक है, 80 से लगभग 90% ये एवरेज है। बाल्यावस्था में आप को लेना है 95% जो है वो मस्तिष्क का विकास हो जाता है। हमारे जो एक वयस्क है उनके मस्तिष्क का विकास 95% हो जाता है उनके जैसा। और किशोरावस्था के आते आते तक, ठीक है, मतलब 18 वर्ष तक लगभग 16 वर्ष माना जाता है, लगभग 100% हमारे मस्तिष्क का क्या हो जाता है, विकास होता है। स्मृति बोलने का मतलब है कि किसी भी चीज को हम याद रखते हैं, समझते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तो किशोरावस्था में स्मृति का उल्लेखनीय विकास होता है। ये
तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण क्या बोला गया है कि इस अवस्था में किशोर अनेक घटना, ठीक है, देखना आप लोग कोई भी घटना देखते हो उसको एकदम आप लोग याद रख लेते हो कि नहीं, भूल नहीं पाते हो वो, क्योंकि एक ऐसी चीज होती है हमारे साथ, बहुत सारे ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसको हम भूल नहीं पाती है, कि किशोरावस्था में होता है, क्योंकि हम उसमें क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, चीजों को याद करने के लिए, समझने के लिए, परिकल्पना करने के लिए, अमूर्त चिंतन करने के लिए, यही तो एक अवस्था होती है जिसमें हम यहाँ पे क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से मेच्योर हो जाते हैं। ठीक है, तथ्यों एवं अनुभवों को लंबे समय तक स्मरण रखने में सक्षम होते, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, तो व्याख्या कर रहे हैं। तो जिन्होंने भी ए आंसर लगाया होगा सभी का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए, बिल्कुल धन्यवाद जिन्होंने भी कर दिए हैं। ठीक मैम, आप लोग तो डीपीआई जाने वाले थे, क्या हुआ सिलेबस पता करने? बिल्कुल स्नेहा जी, हमारे द्वारा अभी प्रयास कर ही रहे हैं। उस दिन साहू सर जो है वो बिल्कुल गए थे, लेकिन अभी तक वो बता नहीं रहे कि कैसे सिलेबस होना चाहिए। ऐसा है ना यार कि एग्जाम डेट आपने दे दिया है, तो कम से कम भले नोटिफिकेशन अभी नहीं ला रहे हो तो सिलेबस तो देख दो, कम से कम हम लोग तैयारी करें कि है ना कैसे सिलेबस रहेगा। अब पूरा हम तैयारी करने के बाद अचानक से देखो, 3 वालों को कोई दिक्कत नहीं है, 3 में तो सेम वही रहेगा, बस आपका 150 से कितना कर दिया गया है, मार्क्स को 100 कर दिया गया। लेकिन वर्ग 2 वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि उसमें विषयवार होने वाले, और हमको ही नहीं पता है कि हमारा सिलेबस कैसे होने वाले, तो हम पढ़ेंगे कैसे। हालांकि हम सीडीपी मैथ्स ये तो हमारे कॉमन सब्जेक्ट है, उनको तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन अच्छी तरीके से जब हमको पता नहीं होता है तो वहीं पर हमारी दुविधा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। तो यही चीज़ बहुत बुरा लगता है कि अगर आपने एग्जाम डेट दे दिया है, ठीक है हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी भी हम किस प्रकार से करेंगे भाई, अगर आपने हमको सिलेबस दिया ही नहीं है तो आपकी फर्ज बनता है कि सबसे पहले आपको हमको क्या देनी चाहिए, सिलेबस देनी चाहिए, है ना। तो वही है, हमारे द्वारा भी प्रयास कर रहे हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी आप लोगों को सिलेबस भी और नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जो भी अभी आपके कॉमन सब्जेक्ट है, जैसे आपके इंग्लिश तो उसमें आएंगे ही आएंगे, गणित आपके जो सीडीपी है वो आएंगे ही आएंगे, और जो आपके मेन सब्जेक्ट है, जैसे आप साइंस वाले हो तो आप साइंस को करिए अच्छे से, अपना स्ट्रॉन्ग बना के रखिए। जैसे आप मैथ्स वाले हो उनको स्ट्रॉन्ग करके रखिए, आर्ट वाले हो आप अपने उसको स्ट्रॉन्ग करके रखिए। तो इतना तो कर सकते हो ना आप लोग, ठीक है, क्योंकि हमारे हाथ में तो नहीं है ना स्नेहा जी। ठीक, तो चलिए हो गया, मैं देख लिया, बार बार उसी को आप लोगों को नहीं बोलना है। मैडम टेस्ट सीरीज को एप्लीकेशन में डलवा दीजिएगा, बिल्कुल लक्की जी, बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज आप लोगों को एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा। अभी मैं बोली ना कि हमारे द्वारा बेहतरीन तरीके से अभी टेस्ट सीरीज बनाया जा रहा है, जिस प्रकार से आप अभी क्वेश्चन देख रहे हो, ठीक है, इससे भी ज्यादा अच्छा आप लोगों के टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा मेहनत करने में टाइम भी लगता है, तो पहले आप लोग अच्छे से तैयारी करके रखिए, फिर बिल्कुल आप लोग क्या करोगे, टेस्ट सीरीज आप लोग दिलाओगे। ठीक है, चलिए हो गया स्नेहा जी, बहुत कॉपी पेस्ट हो गया भाई आपका। चलिए, बुद्धि का अधिकतम विकास, कथन और कारण बताना है। ठीक है, किशोरावस्था में बुद्धि अपने उच्चतम चरण पर पहुंच जाती है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का अधिकतम विकास 16 वर्ष के आसपास होती है। इसका जो पहले वाला मैंने क्लास कराया था उसको भी देखिएगा आप लोग, उसमें जितने भी मनोवैज्ञानिक है और उन मनोवैज्ञानिक ने भी जितने भी परिभाषाएं दी है मैंने अच्छे से आप लोगों को याद करवाया है, ठीक है, अच्छे से बताया है। तो एक बार वो क्लास आप लोग जा करके देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो चलिए आंसर क्या लगा रहे हैं, ठीक, किशोरावस्था में बुद्धि अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है, बताया था ना मैंने, ठीक। और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ये भी बोलते हैं कि 16 वर्ष के आते आते तक लगभग बालक के मस्तिष्क का 100% विकास जो है वो हो जाता है, उच्चतम सीमा पर ये पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा। कथन और कारण सही रहेगा। व्याख्या कैसे कर रहा है, ये आपको कैसे पहचाना है, तो मैंने क्या कहा था, अगर आपको कथन में, ठीक, एक तो ये आपका कथन जो है वो कारण का क्या करता है, शॉर्ट फॉर्म में रहता है, ठीक है, ये अगर क्या है छोटा रूप है तो इसको ये क्या करता है, बड़ा रूप के रूप में बताता है। और एक यहाँ पे आप क्या करके लगा सकते हो, जैसे कल के क्वेश्चन में लगा था क्योंकि करके, ठीक। अगर आप में किशोरावस्था में बुद्धि अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है, क्योंकि अगर ये क्योंकि का आपका क्या मिल जाता है, यहाँ पे आंसर आपको प्रॉपर मिल जाता है, तो ये आपका व्याख्या यहाँ पे कर रहा है। तो स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का अधिकतम विकास 16 वर्ष के आसपास होता है, क्योंकि इसका बाद हमको आंसर मिल रहा है कि नहीं, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे की व्याख्या प्रॉपर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
किशोरावस्था की शिक्षा के निम्न उद्देश्यों को सरल से जटिल क्रम में व्यवस्थित करना है जी। ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि आप लोग अभी देखिए ना कि कितना ज्यादा हर टॉपिक से आप लोगों को मैं ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगी क्रम में जमाने वाला। ठीक है, जितना ज्यादा हो सकता है, क्योंकि आप लोगों ने अभी देखा कि पेपर में कैसे क्रम में जमाने वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहां से आए थे। तो बिल्कुल जितना ज्यादा हो सकता है ये कूट वाले क्वेश्चन, कथन कारण वाले क्वेश्चन और ये क्रम में जमाने वाले क्वेश्चन हमको क्या करना है। ठीक है मैडम, आज सभी सिलेबस का एमसीक्यू होगा क्या? वर्ग 3 का एप्लीकेशन में क्लास नहीं होगा क्या? हाँ, मैं बता देती हूँ कि हर सैटरडे को अब हमारे यहाँ, जैसे आप लोग पूरा एक सप्ताह का सोमवार से लेकर के आप लोग शुक्रवार तक के जो भी पढ़े रहोगे थ्योरी क्लास, उसका जो है वो हर शनिवार को, जिस प्रकार हम पहले करवाते थे ना वैसे ही हमारे द्वारा हर शनिवार को महा मैराथन चलाया जाएगा, जिसमें आप लोगों को जितने भी आप एक सप्ताह के अंतर्गत टॉपिक पढ़े रहोगे उस टॉपिक से रिलेटेड हमारे द्वारा एमसीक्यू कराया जाएगा। तो बिल्कुल आप सभी जो है वो इस क्लास को देखिएगा, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे कब? हर शनिवार को। ठीक है, चलिए तो क्या आंसर लगा रहे हो जी? ए आ रहा है, बी भी आ रहा है, और किसी का आंसर? तो किशोरावस्था की शिक्षा में निम्न उद्देश्यों को सरल से जटिल, तो देखो यहाँ पे बोला गया है सरल से जटिल या बढ़ते क्रम में जमाना है। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, बढ़ते क्रम मीन्स क्या होता है? आरोही क्रम, और इसमें हम सबसे पहले जो छोटे होते हैं, जो सरल होते हैं, उसी को हम जमाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले वहां पे लिख लेना है बढ़ते क्रम है, मतलब हमको छोटे से बड़े की ओर जाना है। ठीक, अब चलिए देखते हैं इसमें। तो शिक्षा के निम्न उद्देश्यों को सरल से जटिल में आप लोगों को व्यवस्थित करना है। तो देखिए, जब एक बालक किशोरावस्था में कहीं ना कहीं शिक्षा पाता है, तो सबसे उनका कम जो है वो शिक्षा कहाँ पे जल्दी से वो सीख जाता है, मतलब जिनके लिए उनको ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको एवं ही मुफ्त में फ्री में शिक्षा मिल जाती है, या हम ये बोल सकते हैं कि इनके लिए उनको ज्यादा प्रयास करने की जरूरत बिल्कुल भी पड़ती ही नहीं है। ठीक है, तो इनके लिए उनको बिल्कुल भी क्या प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती, एकदम इजीली तरीके से वो क्या कर लेता है, सीख जाता है आसपास की चीजों को देख करके। तो देखिए सबसे इजी कौन सा रहेगा? तो व्यक्तित्व भिन्नता के अनुसार रहेगा, सामाजिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा की जीवन दर्शन की सर। तो सबसे पहले व्यक्तित्व भिन्नता के अनुसार शिक्षा रहेगी। कैसे व्यक्तित्व भिन्नता के अनुसार शिक्षा रहेगी? कि जिस भी वातावरण में आप क्या रहोगे, पले बड़े रहोगे, उस वातावरण में उनके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगी? शिक्षा मिलेगी। जैसे आप कोई मराठी फैमिली में जन्म लिए हो, तो मराठी फैमिली में जो भी लैंग्वेज होती है, जो भी उन लोग खाते पीते, जो भी उनके संस्कार होते, उनको आप क्या करोगे? ग्रहण करोगे। तो इजिली तरीके से आपको मिलेगा, आपको ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। तो यही हमारी क्या हो जाएगी? सबसे पहली हो जाएगी। ठीक है, तो पहला ये देखो 2 में दिख रहा है। ठीक, अब देखते हैं। अब उसके बाद जैसे ही आप अपने घर से बाहर निकलते हैं जी, तो वहां पे आप लोग देखते हो कि आसपास में जितने भी अड़ोस पड़ोस है, तो उनसे भी तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे आप घर में इतने सीधे साधे बच्चे थे, जैसे ही पड़ोसियों के वो बच्चों के साथ आपने खेलना स्टार्ट किया, तो आपने गाली गलौज करना भी सीख लिया उनको देख करके। तो ये इसके बाद होता है सामाजिक क्या हो जाएगा? आपकी शिक्षा। ठीक, सामाजिक शिक्षा की हमको समाज के साथ कैसे रहना है, अंतःक्रिया कैसे करना है, समाज में भी हमको बहुत सारी चीजें जो है वो सीखने को मिलती है। तो सबसे प्रारंभिक शिक्षा हमारे घर में, फिर समाज में, उसके बाद दूसरा क्या, तीसरा क्या होता है? नैतिक शिक्षा, जो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा टफ होता है सीखना, है ना, कि कोई आपको अच्छा सिखा रहा है, जैसे स्कूल में ही आप के बारे में सीखते हो, तो ये तीसरा हो जाएगा। फिर जीवन दर्शन की शिक्षा, कि जीवन में आपको क्या करना है, आप कहाँ से आए हो, आपकी उत्पत्ति कैसे कैसे हुई है, आप एक जीव हो तो आप कैसे बने हो, इस पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब के बारे में आप लोग जानते हो ना। जीवन दर्शन, जैसे आप लोग दर्शन शास्त्र में भी पढ़ते हो ये सारी चीजों को, तो इसके बारे में पढ़ोगे, तो ये सबसे उच्च लेवल का क्या हो जाएगा? आपका शिक्षा हो जाएगा। समझ पाए क्वेश्चन को? तो यही जो है वो इसका 1 2 3 4 जो क्रम है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अभी तक जिन्होंने ए ऑप्शन अगर लगाया होगा, तो सभी का आंसर लगभग क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ईसा जी वेरी गुड, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते, समझ पाए ना क्वेश्चन को? कैसे क्वेश्चन था? किशोरावस्था की शिक्षा के निम्न प्रकारों को सामान्य से, फिर से सामान्य से विशिष्ट बोलने का मतलब है कि बढ़ते क्रम में जमाना है। और बढ़ते क्रम में जमाना है मतलब सबसे पहले हम किसको रखेंगे? छोटे को रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम किसको रखेंगे? छोटे को रखेंगे। उसके बाद हम किसको रखेंगे जी? बड़े को रखेंगे। ठीक, चलिए धार्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, यौन शिक्षा, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा। तो इसमें एक ऐसे शिक्षा से लेकर एक ऐसे शिक्षा की ओर आपको क्रम जमाना है जिसमें बालकों को हमको सबसे कम
जैसे उनको हमको शिक्षा देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वहां से लेकर के एक ऐसी शिक्षा जो ये दुनिया में आए हैं तो वो शिक्षा लेकर ही रहेंगे या उनको देना जरूरी ही है, ऐसे लेकर के आपको इसको जमाना है। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट जो नहीं है उससे लेकर के जो इम्पॉर्टेंट है बालकों के लिए वहां से लेकर के इनको जमानी है। तो चलिए जमाइए आप लोग। ठीक, चलिए बी आ रहा है सभी का लगभग 1 2 3 4। ठीक, तो देखिए, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखोगे धार्मिक शिक्षा। तो देखिए यही जो है वो हमारे एकदम कम होगा, छोटा होगा धार्मिक शिक्षा जो है वो, क्योंकि बोला जाता है ना कि कभी भी आप सब चीज शिक्षा दो लेकिन धर्म से संबंधित कभी भी शिक्षा मत दो। और ये भी हम देखने को मिलता है कि जहाँ पे जो धर्म के खेला खेलते हैं ऐसे देश कभी भी तरक्की नहीं करते। अब समझ गए होंगे, ठीक है, मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन जहाँ धर्म से सब छूट होते हैं, है ना, तो वहाँ पे तो विकास ही विकास है। तो वही है कि धार्मिक शिक्षा ये सबसे कम क्या होती है, इम्पोर्टेंट होती है। तो ये पहला, सबसे पहले तो धार्मिक शिक्षा ही हो जाएगी। ठीक, उसके बाद धार्मिक शिक्षा से कम जो शिक्षा है वो नैतिक शिक्षा ही हो सकता है। बिल्कुल सही है कि जब देखो यहाँ पे हमने यौन शिक्षा की क्यों नहीं लिया, क्योंकि यौन शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने बारे में जानना ये सबसे ज्यादा जरूरी है, अपने शारीरिक, अपने यौन के बारे में जानना ये ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो उसके बाद इससे बाद हम इनको लेंगे, फिर इनको लेंगे, ये ज्यादा इनसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगी उसकी व्यावसायिक शिक्षा, कि आप दुनिया में आए हो तो कुछ ना कुछ आपको अपने पेट पालने के लिए करना पड़ेगा, व्यवसाय करना पड़ेगा, इसके लिए आपको शिक्षा बहुत जरूरी होती है। और हम पढ़ क्यों रहे हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक शिक्षा के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ किन के लिए रहे हैं कि हम अपनी जिंदगी को अच्छे से चला सके। गवर्नमेंट जॉब लगेगा तो हमारे पास पैसा ही पैसा है, फिर मौज ही मौज है, फिर जिंदगी भर हमारे 7 पीढ़ी जो हम बैठ के खाती है, इसके लिए तो हम पढ़ रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं ये किनके लिए है, व्यवसायिक ही शिक्षा हम तो ग्रहण कर रहे हैं ना। तो यही हमारी शिक्षा की क्या होती है, उच्च सीमा होती है, उच्च स्तर होती है। तो धार्मिक, नैतिक, यौन और कौन सा हो जाएगा, व्यावसायिक शिक्षा। तो जिन्होंने भी क्या लगाया होगा, 1 2 3 4 लगाया होगा, सही है, इसका क्रम जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक, समझ गए। समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। निम्न मानसिक क्षमताओं को जटिलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। चलिए करिए भाई। ठीक है, जटिलता के, अब देखो बाल विकास में आप कैसे पढ़ते हो कि एक बालक जो है वो शैशवावस्था से लेकर के, ठीक है, शैशवावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक इनमें कैसे कैसे अमूर्त चिंतन और कैसे कैसे तर्क शक्ति का क्या होता है, विकास होता है। इसी को आप लोगों को इसमें क्रम में व्यवस्थित करना है। तो मानसिक क्षमताओं को जटिलता के घटते क्रम में, अब फिर से घटते क्रम आया है जी, तो घटते क्रम में हम सबसे पहले किसको लेते हैं, बड़ा को। ठीक, उसके बाद सबसे लास्ट में हम किसको रखेंगे, छोटा को रखेंगे। तो चलिए बड़े से छोटे आप लोगों को जमाना है। ठीक है मैम, ऑफर चल रहा था तो 2000 पेमेंट की थी मैम, पर मेरे को एप्लीकेशन में कोई क्लास नहीं दिख रहा है मैम, क्या करूं। तो बिल्कुल ईशान जी, ईशान, ठीक है ईशान, मैं आपको एक नंबर दे देती हूँ। ठीक, इस नंबर पे आप एक बार बात कर लीजिएगा। ठीक है, कहाँ है नंबर, इस नंबर पे आप एक बार बात कर लीजिए, फिर जितने भी आपके डाउट्स हैं ना वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये ठीक, ये नंबर को आप रखिए स्क्रीनशॉट करके, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आप एक बार बात कर लीजिए, 626509, ठीक है, 70 और क्या है 29। ठीक, ये एक और नंबर है ये वाला, ये दोनों नंबर में आप एक बार बात करके देखिए क्या आपका समस्या का समाधान वहाँ पे हो पा रहा है। और बिल्कुल ये हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है वो है, तो यहाँ पे एक बार आप क्लास के बाद एक बार बात कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इतना कर सकती हूँ क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं होता है, वहाँ पे बहुत सारे और अलग अलग संभाग हमारे बटे हुए, कि टेलीकॉलर वाले हैं, कोई और किसी को संभाल रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप एक बार बात करिए, देखिए, और जो भी आपको समस्या हो रही है उस समस्या को आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए किसमें आए थे फिर अपन, हाँ चलिए बताइए। तो बड़े से आप लोगों को छोटे की ओर जाना है, तो क्या जमा रहे हो, डी आ रहा है सभी का, स्क्रीन में चल रहा है मैम, हाँ स्क्रीन में भी चल रहा है, तो बिल्कुल वो नंबर को आप लोग देख सकते हो, फिर भी मैं अपने तरफ से बता दिया आपको। तो देखिए, जब बच्चा जो है वो शैशवावस्था में रहता है, तो सबसे पहले देखो ये चारों में से वो क्या करता है। सबसे पहले बड़ा बोला गया है ना, तो सबसे पहले हम
छोटे से जाते हैं, ठीक, यहाँ से हम पहले देखेंगे फिर ऑटोमेटिक वो बन जाएगा। सबसे पहले छोटे से देखते हैं। सहसावस्था में जब एक बच्चा रहता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले तो आप लोगों को याद रखना है कि कल्पना नहीं करता, चिंतन भी नहीं करता, तर्क भी नहीं करता, सबसे पहले तो वो याद करता है। भाई जब एक लैंग्वेज को भी बालक क्या करता है, सीखता है, लैंग्वेज को भी जब वो सीखता है तो याद करता है, बार बार आप लोग याद करिए, बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। मैं बोली माँ 4 बार बोलूंगी तब वो कहीं ना जा करके माँ मम्मी पापा ये बोलना सीखता है, तो कहीं ना कहीं पहले अपनी स्मृति में वो बिठा रहा है कि नहीं, तो ये सबसे क्या हो जाएगा, छोटा वाला हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या क्या बोला गया है कि आपको बड़े से छोटा ले जाना है, तो जहां पे एक रहेगा ना, एक वाला, वही आपका आंसर रहेगा। लास्ट में अगर एक रहेगा ना तो वही आपका आंसर रहेगा, तो डी ही इसका आंसर है। अब देखते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही स्मृति करना स्टार्ट किया तो स्मृति के बाद वो क्या करना, परिकल्पना करना स्टार्ट करता है। कैसे परिकल्पना करना स्टार्ट करता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मोबाइल, अगर एक बार उनको मोबाइल के बारे में पता चल गया, ठीक है, कि हाँ ये मोबाइल है, आपने बोल दिया नाम उसका, तो वहां पे एक तो याद तो रखेगा ही रखेगा, ठीक है, कि वो मोबाइल है करके, और जैसे मोबाइल आप बोलोगे तो उसके माइंड में परिकल्पना बनना स्टार्ट हो जाएगा, मोबाइल का मैप बनना स्टार्ट हो जाएगा कि ये मोबाइल वो है, ये टच करने से क्या होता है, चालू होता है, ठीक है। तो उसके बाद वो कल्पना करेगा। उसके बाद ये क्या करता है, तीसरा जो स्टेज होगा वो क्या होगा, चिंतन होगा, चिंतन करेगा, ठीक, किसी भी चीज को चिंतन। उसके बाद लास्ट में जैसे ही तर्क करता है तो ये इनकी क्या हो जाती है, लास्ट, जैसे तर्क करने का भी स्टार्ट करता है, वो कौन सी अवस्था में स्टार्ट करता है, किशोरावस्था में स्टार्ट करता है कि नहीं, तार्किक चिंतन की अवस्था किसको बोला गया है, किशोरावस्था को बोला गया है, तो यही आपका लास्ट स्टेज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया, घटते क्रम, तो घटते में हमको बड़े से लेकर के छोटा तक जाना है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा तर्क हो जाएगा, फिर चिंतन हो जाएगा, फिर कल्पना हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, स्मृति हो जाएगा। समझ पाए इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, याद रहेगा सभी को। मैम क्वेश्चन बहुत हार्ड है लेकिन सही है, व्यापम का कोई भरोसा नहीं, हाँ बिल्कुल, तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है, ठीक है। अब सोचो मैं अगर ऐसे क्वेश्चन ला सकते तो व्यापम और कैसे कैसे क्वेश्चन ला सकते, तो हमारा जो दिमाग है, ठीक है, इसको पहले से हमको प्रिपेयर करके रखना है। पता है एक होता है ना, आप लोग 3 इडियट पिक्चर देखे होंगे, उसमें बोलते हैं ना कि हमारे जो भी दिमाग है उसको आप लोगों को ना बुद्धू बना के रखना है। देखो एक तो सीजीटेट का पेपर देखकर डरा हुआ है कि अरे यार इतना लेंदी क्वेश्चन, हालांकि ठीक था क्वेश्चन लेकिन लेंदी था, इतना लेंदी क्वेश्चन, पहले से हमारा दिमाग जो है वो डर गया, तो इसको बुद्धू बना के रखो। हम इससे भी ज्यादा क्या करेंगे, कठिन क्वेश्चन करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, फिर देखना व्यापम तू क्या क्वेश्चन देता है, तेरा तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, भगा देंगे, छुट्टी कर देंगे। तो पहले से ही ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना, उसके बाद जो भी क्वेश्चन व्यापम देते इजिली तरीके से, अगर इसमें सेम टू सेम क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है ना, तो वहां पे आपका माइंड पूरा इसको प्रिपेयर कर लेगा इसको सॉल्व करने का, कि इसको सॉल्व कैसे करना है हमको, ठीक है। तो वहां पे इसको आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। और बिल्कुल आप लोगों को अगर क्लास अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, आप लोगों के लिए ये क्लास है, ठीक। पॉलिटिकल साइंस भी होगा देवांगन जी, ठीक है। ऑप्शन तो गलत लिए हो, बताए अनुसरण मैम, क्या क्या नहीं समझ पाई मैं, हाँ डिफिकल्ट है क्वेश्चन, ठीक ठीक। चलिए, निम्न रुचियों को विस्तार के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। चलिए ये थोड़ा सा इस घटते क्रम में विस्तार के बोला गया है, ठीक है, मतलब किनका विस्तार सबसे ज्यादा होता है, क्वेश्चन का जो पॉइंट है उसको भी समझने की आप लोगों को कोशिश करना है। ये दिख छोटा रहा है लेकिन हार्ड है ना। अब देखो ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो वहां पे आप लोग धपोड़ दोगे फिर, ठीक। मैम ये क्वेश्चन ही क्या है, तो देखो क्वेश्चन को पहले आप लोग समझने की कोशिश करिए। निम्न रुचियों को विस्तार के घटते क्रम में, विस्तार बोला गया है, विस्तार मीन्स क्या, कि जिसमें हमारा विस्तार सबसे ज्यादा होता है। समझ पा रहे हो, जैसे मैं खेल खेल रही हूँ तो देखो खेल सिर्फ ऐसा नहीं कि मुझे मनोरंजन दिखाता है, जैसे मैं कबड्डी खेल रही हूँ, खो खो खेल रही हूँ, दौड़ में ही भाग ले रही हूँ, तो वहां पे मेरा शारीरिक के साथ साथ मेरा मानसिक जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो भी बनता है खेल में। तो खेल सबका विस्तार सबसे ज्यादा होता है कि नहीं होता है, ठीक। तो इसी को आप लोगों को बताना है कि तीनों में सबसे ज्यादा विस्तार किनका है और सबसे कम किनका है। और यहाँ पे घटते क्रम बोला गया है, तो घटते क्रम में आपको क्या लेना है, बड़ा से लेकर के आपको छोटा लेना है जी। अब चलिए लीजिए, अब समझ पाए आप लोग, विस्तार बोलने का मतलब है कि जिनमें हमारा सबसे ज्यादा, जिस चीज को करने में हमारा सबसे ज्यादा फायदा है, ठीक है, उसी को आप लोगों को लेना है इसमें। समझ पाए। अब चलिए लीजिए इसका आंसर जो है वो
देखिए अभी जो क्लास आप लोग अटेंड कर रहे हो ना, जितने भी मेरे साथी जो भी अटेंड कर रहे हो, मैं सही बता रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। जो अटेंड नहीं कर रहे हैं तो वो ऐसे क्वेश्चन से परिचित हो जाएंगे, और मतलब ऐसे क्वेश्चन को उन लोग अगर ना नहीं बनाते हैं, ठीक, इग्नोर करते हैं, तो बिल्कुल घाटा उनको ही है। और जो भी मतलब आज क्लास देख रहे हैं सीडीपी का, जो भी क्लासेस आप लोगों ने देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर दिन आप लोग ऐसे ही, हर सैटरडे को मैं आऊँगी, और हर दिन अभी मेरा ये क्लास भी चल रहा है एमसीक्यू का, तो उसको भी आप लोग देखिए, क्योंकि आपके माइंड में फिर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये प्रिपेयर कर लोगे अपने माइंड को, और ये ऐसे क्वेश्चन तो एकदम इजी ही लगेंगे आपको फिर, ठीक है। चलिए 22 का क्वेश्चन रीचेक करना है, अच्छा ठीक है भाई। चलिए बताइए कौन सा बोल रहे हो आप लोग, इसको क्या रीचेक करना है बताइए, मुझे तो सही लग रहा है मंजू जी। 22 क्वेश्चन को फिर से बताना है, हाँ तो ऐसे बोलो ना जी। चलिए अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, निम्न मानसिक क्षमताओं को जटिलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कर, जटिलता के घटते क्रम में बोला है। घटते क्रम मतलब क्या समझते हो आप लोग, कि घटते क्रम में जैसे मैंने बोल दिया आपको 4, 5, 6, 8 को आप लोगों को घटते क्रम में लिखना है, ठीक। तो इसमें आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले तो आप बड़े को लेते हो, ठीक, बड़े को लेते हो कि नहीं 8 को, उसके इससे उसके बाद कौन सा है 6 है, उसके बाद 5 है, फिर 4 है, मतलब ऐसे करते करते ये घटते घटते जाता है और सबसे छोटा आता है, ठीक है। तो जटिलता के घटते क्रम में हमको व्यवस्थित करना है बोला जा रहा है। तो घटते क्रम में सबसे पहले हम बड़े को लेंगे ना जी। तो देखो यहाँ पे बड़ा कौन सा होगा, बड़ा कौन सा होगा, तो यहाँ पे बड़ा जो है वो तर्क होगा, क्योंकि आप लोग भी देखते हो कि किशोरावस्था में जो है वो तार्किक चिंतन स्टार्ट होता है, ना कि बाल्यावस्था और शैशवावस्था में। एक बच्चा जब किसी भी चीज को तर्क करता है तो इनका जो पहला स्टेज होता है वो क्या होता है, याद करने का, अपनी स्मृति में अपने दिमाग में रखने का। तो सबसे किसको हम पहले लेंगे, यहाँ पे बड़ा को हम पहले लेंगे, तो ये सबसे पहला होता है स्मृति जो है वो, समझ पा रहे हो, ये सबसे पहला होगा। मतलब यहाँ पे मैं छोटे से लेकर के बड़ा तक ली थी ना, यहाँ पे छोटे जो से लेकर के मैंने बड़ा तक लिया था, तो सबसे पहले याद करते हैं, ये सबसे निम्न होगा। भाई आप नहीं समझ पा रहे हो, ये क्या होगा, सबसे निम्न स्तर होगा, और निम्न से लेकर के तर्क करने तक का तर्क जो है वो सबसे उच्च स्तर होगा। तो यहाँ पे बोला क्या क्या, घटते क्रम में, तो घटते क्रम में सबसे बड़ा क्या है, तर्क है, उच्च लेवल का क्या है, तर्क है। तो यहाँ से निम्न से लेकर के आपको उच्च लेवल तक का क्या करना था, उसको जमाना था। तो सबसे पहले एक बच्चा जब तक याद नहीं करेगा तो परिकल्पना करेगा क्या, नहीं करेगा। तो सबसे पहले वो स्मृति करता है, ये सबसे निम्न स्तर रहेगा उसके, कोई भी चीजों को तर्क करने का, फिर कल्पना करता है, उसके बाद चिंतन मनन करता है, फिर लास्ट में वो तर्क करना स्टार्ट करता है। तो आपके जो स्मृति है उनका जो लास्ट स्टेज होता है वो तर्क करने का होता है, और जो निम्न स्टेज होता है वो क्या करने का होता है, स्मृति, अपने माइंड में उसको क्या करने का, याद करने का होता है। समझ पाए अब, ठीक, कैसे भी आएगा। मैम आपका टीचिंग स्टाइल का हिमांशी मैम भी दीवानी है, अरे अरे चलो चलो बस बस, ये टीचर भर्ती का है मंजू जी, ठीक है। अरे भाई फिर भी नहीं समझ पा रहे हो आप लोग, तो इसमें बोला क्या गया है, यहाँ पे बड़ा से लेकर के छोटा, देखो घटते क्रम में आपको जमाना है तो बड़ा से लेकर के छोटा जमाना है। तो इसमें देखो बड़ा क्या है, तो बड़ा सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे तर्क हो जाएगा, मतलब बड़ा क्या है, सबसे पहले तर्क है, ठीक है। यहाँ उच्च है, बड़ा से लेकर के छोटा, अच्छा तो आप लोग बी होना चाहिए ऐसे बोल रहे हो ना, कि पहला होना चाहिए, बी होगा मैम। अरे भाई देखो यहाँ पे घटते क्रम में जमाना है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है यहाँ पे बड़ा से क्या होगा, हमको छोटा जमाना है। तो सबसे बड़ा क्या है, ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या होगा, तर्क करना होगा। तो अच्छा दो पहले आएगा ना, ठीक। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया था, एक को स्मृति को सबसे चिंतन को इसमें ले लिया था ना, ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक समझ गई, ठीक। तो इसका आंसर जो है वो बी ही आएगा, ठीक, क्योंकि देखो इसमें क्या है, तर्क उच्च लेवल का है तो दो पहले आएगा, उसके बाद कौन सा आ जाएगा, चिंतन आ जाएगा, नहीं हाँ उसके बाद परिकल्पना आएगा, फिर स्मृति, ऐसा बोल रहे हो आप लोग इसमें ना, लेकिन परिकल्पना आना चाहिए पहले, ठीक है। देखो इसका जो क्रम है वो कैसे रहेगा, ये सबसे उच्च लेवल का रहेगा, तो ये आपका चौथा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तर्क के जस्ट बाद आप लोगों को, हाँ ये तीसरा हो जाएगा, उसके बाद ये कौन सा हो जाएगा, आपका दूसरा हो जाएगा, और ये पहला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बड़े से लेकर के हमको छोटे तक जमाना है, तो कौन सा हो जाएगा,
तर्क, फिर पहला, फिर तीसरा, फिर ये, हाँ ठीक ठीक ठीक, दूसरा ही होगा, ठीक है, दो ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, मैंने वहां पे एक को मान करके एक से लेकर के 4 तक ऐसे कर दिए थे, ठीक है, हाँ एक्सीलेंट, एकदम वेरी गुड, बिल्कुल सही है सभी का आंसर। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, बी ही होगा। ठीक 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 ठीक, गुड। ठीक, तो आप लोगों का ध्यान है पूरा प्रॉपर, मतलब क्लास में, ठीक है, समझ पा रहे हो। चलिए, तो हाँ, दो मतलब बी ही है ना, उसका आंसर जो है वो यहाँ पे बी होगा, क्योंकि देखिए सबसे हमको क्या बोला गया है, सबसे बड़ा बोला गया है, तो सबसे बड़ा जो है वो क्या है, तर्क ही है, और दो जो है वो किस में दिया गया है, यहाँ पे दो जो है वो बी वाले ऑप्शन में ही दिया गया है, फिर किसी में तो नहीं दिया गया है। ठीक ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं ही 4 बता दी थी, ठीक है, हाँ हाँ, 4 3 2 1, गुड गुड, एकदम सही है। ठीक, अब चलिए इसको भी बनाना है आप लोगों को, बड़े से लेकर के छोटे तक जमाना है। अब उसको समझ गए ना, सेम ऐसे ही इसको बनाना है। तो देखो, खेल संबंधी जो रुचियां ये सबसे पहला होते हैं, क्योंकि ये विस्तारित होता है। कैसा विस्तारित होता है, मतलब ये उच्च लेवल का रहेगा ना, पहला बोलने का मतलब ये तीनों में ये सबसे ज्यादा रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों में सबसे ज्यादा कौन सा रहेगा, इसके जस्ट बाद वाला ज्यादा कौन सा रहेगा, क्योंकि इसमें मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक सब विकास होता है खेल में, ठीक है, विस्तारित होता है सबसे ज्यादा ये इन दोनों में। वाचन में आप क्या करते हो, पढ़ते हो तो इसमें और बहुत ज्यादा आपको ज्ञान मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है, तो इसमें आप ज्ञानी बनते हो, तो ये आपका दूसरा लेवल हो जाएगा। और वार्तालाप, बातचीत बस करने से उतना ज्यादा हमको नॉलेज नहीं होता, इसको हम विस्तारित नहीं बोल सकते, ठीक है, ये बातचीत तक ही क्या होती है, सीमित होती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। तो तीसरा फिर दूसरा, मतलब बड़ा से छोटा बोला गया है, तो तीसरा दूसरा पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जिन्होंने भी बी आंसर लगाया होगा उसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है मंजू जी, आपको जो मैंने नंबर बताया है, ये नीचे जो भी स्क्रीन में जो नंबर आप लोगों के चल रहे होंगे उसमें एक बार आप कॉल करके पूछ लीजिएगा, ठीक है, कैसे ऐसे हो रहा है करके, नंबर दिए हैं नीचे में, आप बिल्कुल उसमें एक बार कॉल कर लीजिएगा। ठीक, चलिए, निम्न अंगों के विकास को प्रभाव के घटते क्रम में जमाइए कि एक बच्चे का जो अंग है उनका जो विकास है वो कैसा होता है। सबसे पहले किसका विकास होता है, मस्तिष्क का होता है, कि उनके जो मांसपेशियां है उनका होता है, कि उनके हड्डियों का होता है, कि दांतों का होता है। चलिए भाई आंसर करेंगे इसका, मस्तिष्क का विकास, मांसपेशियों का विकास, हड्डियों का विकास, कि दांतों का विकास। चलिए बताइए, ठीक, और इसको क्या बोला गया है, घटते क्रम में। घटते क्रम में बोला गया है मतलब इसको सबसे बड़ा से लेकर के छोटा तक हमको क्या करना है, जमाना है। समझ पा रहे हो, बड़ा से लेकर के छोटा तक बोलने का मतलब है कि जो सबसे पहले हुआ है, ठीक है, जो सबसे पहले होता है, ठीक, वहां से लेकर के जो बाद में होता है वहां तक हमको क्या करना है, जमाना है। चलिए जमाइए इसको। जो पहले जिनका विकास हुआ है वहां से लेकर के जो बाद में विकास हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, घटते क्रम बोलेंगे, ठीक है। अब चलिए इसमें आप लोगों को जमाना है, तो कई लोगों का ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, ठीक। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, जब एक बच्चा, आप लोग खुद देखते हो, जब एक शिशु जो है वो भ्रूण में रहता है तो सबसे पहले हम विकास को क्या मानते हैं, शीर्षाभिमुख मानते हैं कि नहीं। विकास हमेशा कैसे होता है, तो विकास हमेशा शीर्ष से पैर की ओर होता है। मतलब इससे ये क्या साबित होता है कि हमेशा हमारा जो मस्तिष्क है उसका विकास ज्यादा होता है, मतलब उसका विकास सबसे पहले होता है, मस्तिष्क सबसे पहले बनता है, ये तो मानते हो ना आप लोग। तो मस्तिष्क का विकास यहाँ पे सबसे पहले होता है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे बड़ा ही बोला गया है ना, तो सबसे पहला वाला ही शायद सही हो सकता है, ठीक है। मांसपेशियों का, उसके बाद मस्तिष्क, जैसे ही मस्तिष्क का विकास होता है फिर क्या बनना स्टार्ट होता है, छोटे छोटे मांसपेशियां बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। मांसपेशियां जैसे ही बनता है, ठीक है, कोशिका वगैरह जी, फिर उसी में हड्डी बनना स्टार्ट होगा, और हड्डी के बाद फिर लास्ट में वो तो दांत जो है वो पैदा होने के बाद क्या होता है, बनता है। कोई भी बालक जो है वो दांतों के साथ नहीं पैदा हुआ रहता, आने के बाद उनमें जो है वो दांत सबसे लास्ट में क्या होती है, विकसित होती। तो ये सबसे लास्ट हो जाएगा चौथा नंबर का, और ये सबसे पहला हो जाएगा मस्तिष्क। तो पहले से चौथा किसमें दिया है, पहले ये नंबर पे ही दिया है, तो यहाँ पे ए ही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक, हाँ चलिए वेरी गुड, एकदम सही है ए वालों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा भावनात्मक विशेषताएं निर्णयात्मक महत्व की है। चलिए अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, वन लाइनर क्वेश्चन 2-4 आपको देखने को मिलेगा, ठीक। अभी तक हमने जितने भी कूट के आपको
आप कुटा गए हैं तो बिल्कुल अब वन लाइनर क्वेश्चन है, अब जल्दी जल्दी इसका आंसर करिए, ठीक है। किशोर अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा भावनात्मक विशेषताएं निर्णायक महत्व की है? समूह में दायित्व की भावना, नायक पूजा और संवेदनाएं, पड़ोसियों के साथ भावनात्मक संबंधों का विस्तार, कि निर्भर उन्मुख। और इसमें क्या बोला गया है? भावनात्मक विशेषता की बात की गई है कि वो सबसे पहले निर्णायक महत्व, निर्णय लेते हैं किसी भी चीज को देख करके, अपने इमोशंस लाते हैं अपने आप में, तो वो कौन सी होगी? समूह में दायित्व की भावना होगी, नायक पूजा संवेदना होगी, पड़ोसियों के साथ भावनात्मक संबंध होगा, निर्भरता उन्मुखता और मित्र बनाना होगा। चलिए आंसर करिए इसका। ए आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक, देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे भावनात्मक विशेषता अगर आए तो हमने क्या पढ़ा था कि एक वीर पूजा वाली भी अवस्था होती है, रोल मॉडल। यहाँ पे जो किशोर है वो किसी को अपना क्या मानते हैं? रोल मॉडल मानते हैं, है ना। आप लोग देखते हो ना, जैसे किसी को कोई भगत सिंह के बारे में पढ़ा या सुना या स्टोरी देख ली, तो बिल्कुल वो उनके जैसे बनने का क्या करता है, वो देखता है कि नहीं मुझे भी भगत सिंह के जैसा बनना है। वो देश के लिए आज़ाद हो गए थे, है ना, शहीद हो गए थे, शहीद हो गए थे, है ना, तो मुझे भी उनके जैसे बनना है। कोई किसी हीरो को बहुत ज़्यादा देखता है, फिल्म देखता है तो किसी हीरो को अपना मतलब अपने आप में उनको रोल मॉडल मानता है कि मुझे भी इनके जैसे ही बनना है, मुझे सलमान खान के जैसे बनना है या शाहरुख खान के जैसे बनना है, तो वो उनके लिए रोल मॉडल होता है। तो कहीं ना कहीं उनके साथ उनका एक भावात्मक लगाव जुड़ जाता है। आप लोग ने देखा होगा कि कोई बच्चा जो है वो अपने देश के लिए बहुत ज़्यादा क्या करता है, उनको प्रेम करता है, और स्टार्टिंग से उनका क्या रहता है, सपना रहता है कि मैं आर्मी में जाऊं, अपनी देश की रक्षा करूं। तो उनके देश के लिए उनका भावनात्मक जुड़ाव क्या हो गया, जुड़ गया कि नहीं, अपने देश को ही वो अपना रोल मॉडल मारा कि नहीं इसे ही मुझे बचाना है, भगत सिंह जैसा बनना है, जिस प्रकार उन्होंने अपने देश को बचाया था तो मुझे भी ऐसा करना है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, नायक पूजा और संवेदनाएं, ये इससे संबंधित है। समूह से दायित्व, तो ये यहाँ पे दायित्व वाली बात है, तो वो तो समूह वाला कोई भावनात्मक उत्पन्न नहीं होगा, अड़ोसी पड़ोसी से भी कोई मतलब नहीं है, निर्भरता उन्मुखता मित्र बनाना ये भी नहीं है, बल्कि किसी के साथ आप इमोशनली जब क्या होते, अटैच होते हो। देखना, अगर किसी का फैन, जैसे कि कोई जो है वो बहुत ज्यादा मोदी को मानते हैं, नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है, और आप उनके सामने अगर थोड़ा सा उनके बारे में कुछ बुरा बोल दो तो इतना भड़क जाता है, आपको गाली गलौज करने तक को लग जाएगा, मारने भी लग जाएगा। देखे हो ना, कई लोग देखना नरेंद्र मोदी को भी अपना रोल मॉडल मानते हैं, तो उनके बारे में अगर आप थोड़ा सा भी गलत बोल दिए तो आपको मारपीट भी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं उनका जो मानसिक क्या है, लगाव है, या उनका भावात्मक लगाव है, इमोशंस है, वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, नरेंद्र मोदी के साथ, ठीक है। तो यही आपको याद रखना है, उसी को क्या बोला जाता है, नायक पूजा, कि अपने से बड़े को वो क्या बना लेते हैं, नायक, हीरो मानते हैं, रोल मॉडल मानते हैं। समझ पा रहे हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं फिर। हॉल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है, बताना है आपको, ठीक है। चलिए टाइम हो गया फिर हमारा, जल्दी जल्दी बनाएंगे क्वेश्चन को। और आन लेना है, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ हाँ, बंद कर दी हूँ, ठीक है, बंद कर दी हूँ।